91.2 FM वक्त की आवाज़ रेडियो पर आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक रोग पर। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देबाशीष जी। सर, मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देबाशीष बासु। मैं PGI-MER चंडीगढ़, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, वहाँ के जो मनोचिकित्सा विभाग है, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, वहाँ के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, यानी कि विभाग का अध्यक्ष हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ जो है, जैसे फिजिकल हेल्थ होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि भाई जो शरीर के जो अंग है, शरीर के जो फंक्शन है वो सही चलता है। सिमिलरली वैसे ही मन कोई ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन मन की एक स्थिति होती है, तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। जो मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं उनके दो तीन चीजें लक्षण होते हैं। एक तो है कि वो उनका मूड जो है, मन जो है वो ठीक रहता है। ठीक रहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहेगा, क्योंकि आप कोई दुख वाली बात होगी या कोई परेशानी होगी, कोई चुनौती होगी, उस समय तो यानी कि उनका मन जो एनवायरनमेंट के साथ साथ सही ढंग से वो रिएक्ट करता है। जिस समय खुश रहना चाहिए उस समय खुश रहते हैं, अगर दुखी रहना चाहिए तो दुखी होते हैं, लेकिन उनके फीलिंग्स सही होते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो है वो उनके बाकी लोगों के साथ, जो उनके घर के लोग, सदस्य, परिवार, जो काम की जगह पे या स्कूल में अगर वो बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, या टीचर के साथ और लोगों के साथ, जिसको हम इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं, वो सही रहते हैं। और तीसरा जो है कि वो अपना जो काम है, जो उनकी फर्ज है, जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पढ़ाई की जिम्मेदारी हो या काम की जिम्मेदारी हो, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार वो निभा पाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह के, और ये सब होके अगर वो उनके पास और भी समय या कुछ बचता है, सामर्थ्य बचते हैं, पैसे बचते हैं, तो वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ हित करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये तीन चार जो कैरेक्टरिस्टिक जिनमें आते हैं, उनको हम मानसिक तौर पे स्वस्थ कहते हैं। सर, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं उनकी समस्या क्या है? समस्या तो बहुत सारे हो सकती हैं। मानसिक जो बीमारियां होती हैं उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। कुछ हद तक वंशगत जिसको कहते हैं, यानी कि जेनेटिक, कुछ हद तक होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि सारे मानसिक बीमारियां ही जेनेटिक या फैमिलियल होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ उसका एक हिस्सा उसका हो सकता है। एक हिस्सा होता है अपने जो पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुए हैं, यानी कि उसकी छोटी उम्र से परवरिश कैसे हुई है, स्कूलिंग कैसे हुई है, समाज में वो कैसे पले हैं, समाज के साथ उनका लिंक कैसा रहा, ये सब के कारण जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, वो विकास इनका कैसे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये दूसरा रीजन है। अगर वो ठीक से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाते तो वो जल्दी से जल्दी मानसिक तौर पे अस्वस्थ बन सकते हैं। और तीसरा जो इसके पीछे जो कारण है वो है सामाजिक या एनवायरमेंटल, या जैसे अभी कोविड के समय हमने सबने देखा है कि बहुत ज्यादा सारा हलचल मचा हुआ था, बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा सबको, तो उस समय उसका भी जो असर होता है मन के ऊपर, वो तो होता ही है। तो ये तीनों चीजें मिला के कुछ लोग हैं जो मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं। सब लोग नहीं होते हैं, क्योंकि एक लचीलापन होता है जो हमारा, जैसे शरीर में भी लचीलापन होता है कि थोड़ा सा डैमेज हो गया तो फिर शरीर अपने आप को ठीक भी कर लेता है, वैसे ही मन अपने आप को ठीक भी कर लेता है। लेकिन जहाँ पर जाके वो ब्रेक हो जाता है एक हद के बाद, और वो संभालना उनके लिए मुश्किल होता है, तब वो मानसिक तौर पे लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है कि डिप्रेशन मेंटल हेल्थ से कितना रिलेट करता है? वो मेंटल हेल्थ का ही रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि डिप्रेशन तो एक मानसिक बीमारी कहे जाते हैं। डिप्रेशन जो जब हम लेमैन टर्म में बताते हैं कि आमतौर पे वो और चीज है। वो तो कोई भी, अगर किसी का एग्जाम में रिजल्ट खराब आया या घर में कुछ हो गया तो कोई उदास महसूस करते हैं, वो डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। वो नॉर्मल जो हमारे जो मूड जो फ्लक्चुएशंस हैं,
वातावरण के साथ या उनके घटनाओं के साथ, वो चीज है। वो डिप्रेशन को हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। हम जिसको मानसिक विशेषज्ञ जो होते हैं वो जिनको डिप्रेशन कहते हैं, वो एक बीमारी होती है जिसमें कई लक्षण हैं जो कम से कम 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा भी चलता है, महीना, लेकिन लगातार किसी की अगर मन उदास रहे, कुछ करने को दिल ना करे, जिन चीजों में उनको पहले दिलचस्पी थी, कोई भी चीजों में, कोई खाना खाने में रुचि, कोई टेलीविजन का प्रोग्राम, कोई टीवी का प्रोग्राम, रेडियो का प्रोग्राम, कोई खेल, स्पोर्ट्स, जो भी जिसमें वो दिलचस्पी खत्म हो जाना और अपने आप को नीचा समझना, अपने आप को नाकाबिल समझना, कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाना, ऐसे खाना में रुचि खत्म हो जाना, नींद कम हो जाना, ऐसे कई सारे हैं, 9-10 उसके उपसर्ग हैं, लक्षण हैं। जब ये चीजें 2 हफ्ते कम से कम लगातार चलते होते हैं, जिसमें उनका काम खराब हो जाता है, वो काम नहीं कर सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते हैं, परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं लगातार, तो फिर हम इसको डिप्रेशन की बीमारी कहलाते हैं। सर, आज का यूथ डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है? ये जरूरी नहीं है कि आज के यूथ डिप्रेशन का सबसे बड़ा शिकार है। जो स्टडीज जो हुए हैं उसमें ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, वो है ही है, वो पहले भी थे, अभी भी हैं। डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यहाँ तक बात सही है कि पहले ज्यादा तौर पे डिप्रेशन की बीमारी 40 के बाद या 50 के बाद मतलब उम्र में देखते थे, तो आजकल हम कम उम्र में भी देख लेते हैं। पहले भी देखते थे, लेकिन उसकी संख्या कुछ बढ़ गई है। उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि ये जो जिसको प्रेशर कहते हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर, जैसे एग्जाम का आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर चलता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको कहते हैं कि भाई इसमें 1 मार्क्स भी हिल गया, कम ज्यादा हो गया तो उसकी कुछ अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिलेगी या नौकरी में रह जाएगी, तो वो मन के ऊपर बहुत ज्यादा एक बोझ क्रिएट करता है। वो एक प्रकार से, एक तो वो रीजन है एनवायरमेंटल। एक जो मैंने बोला था कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, उसमें कई बार हम लोग भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चों के ऊपर कि भाई तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, थोड़ा सा भी खराब हो गया, 98 के बदले 97 मार्क्स मिला, तो हमने उनको बोला कि ये तुमने क्या कर दिया, तो वो बड़ा काम खराब करता है। उसमें बच्चा का अपना जो मनोस्थिति जो है, मानसिक जो काबिलियत जो है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, उस पर बहुत चोट पड़ जाती है, तो वो भी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और तीसरा ये है कि अब सामाजिक जो है ना, वो पहले लोग धक्के खा के फिर ठीक भी हो जाते थे, उनको पता था कि हमको ठीक होना ही पड़ेगा, तो आजकल कई बार ये होता है कि भाई कुछ हो गया तो वो बहुत ज्यादा उसमें, जिसको मैं लचीलापन कह रहा था, रेजिलियंस कह रहा था, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक प्रतिकूल वातावरण से उसमें फिर दोबारा खड़े हो जाने की जो शक्ति है, जो वो उसको बढ़ाना चाहिए, वो आजकल कुछ कम नजर आती है। तो कुछ चोट से जो है यंग पीपल वो फटाफट वो अपने आप को डाउन कर लेते हैं। तो लेकिन ये एक पार्ट है, ये उनके ऊपर कोई कसूर नहीं दे रहे हैं, ये मिल मिला के सामाजिक प्रेशर, कंपटीशन बहुत ज्यादा, टू मच कंपटीशन जो आज से 30-40 साल पहले था ही नहीं, और उसके साथ साथ ऐसे मिल मिला के यंग एज जो है वो उसके ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं। सर, आज के समय में इतनी ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं कि वो आत्महत्या की सोच रखने लगे हैं, तो ऐसे में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके ऊपर, या इसकी कोई और वजह है? कोई भी डिप्रेशन की बीमारी जब एक खतरनाक या भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, डिप्रेशन में भी हमारे जो जिसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं या डिप्रेशन की उदासी की बीमारी कहलाते हैं, जो आम उदासी से फर्क है जो मैंने पहले बताया। तो डिप्रेशन की बीमारी भी 3 प्रकार की हो सकते हैं सिवियरिटी के अनुसार, माइल्ड हो सकती हैं, मॉडरेट हो सकती हैं या सिवियर हो सकती हैं। तो जब वो सिवियर हो जाती है, जिसमें बंदे का काम काज करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, बैठे रहते हैं, कुछ चीजें बात नहीं करते, बहुत सिवियर जब हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं, उस समय उनके मन में सुसाइड के विचार आ सकते हैं या कंप्लीट सुसाइड कर भी सकते हैं, वो डिप्रेशन में हो जाता है। लेकिन जो रिलेटिवली छोटा मोटा कोई एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं या पेरेंट ने बहुत ज्यादा डांट दिया या कुछ वो कर दिया, कोई ऐसे बाकी बच्चों ने कुछ हंसी मजाक उड़ाया, कुछ ऐसे, उसमें कई बार बच्चे जो हैं, वो बच्चे या यंग युवा जो हैं, वो कई बार वो अपने आप को डाउन समझने लगते हैं, क्योंकि उनमें वो लचीलापन जो है, रेजिलियंस है, वो
हमें और बढ़ाना चाहिए, वो हम बढ़ाते नहीं हैं। तो उसमें कई बार उनके मन में सुसाइडल तो नहीं कहूंगा, उसमें मानसिक अपने आप को सेल्फ हार्म कहते हैं, अपने आप को कुछ नुकसान करने का कि भाई 4-5 गोली खा लो या कुछ ऐसी, वो इम्पल्सिवली सोच लेते हैं। वो प्रकृत रूप में सुसाइडल आइडिया नहीं है। प्रकृत रूप में जो सुसाइडल आइडिया है वो काफी खतरनाक होता है और उसमें तो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक जो सीरियस सुसाइडल थॉट्स जो मैंने कहा कि सीवियर डिप्रेसिव बीमारी में हो सकती हैं, और दूसरा जो है कि वातावरण के या परिवेश के जो वहां से जो चोट आती रहती हैं, उसको अगर वो सामना करने की शक्ति अगर पूरा वो जुगाड़ ना कर पाए तो फिर उनको लगता है कि भाई ये एक वे है कि चलो हम कुछ कर लेते हैं। दैट इज अ इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है ना। हालांकि उसको भी देखना चाहिए, वो एक सिग्नल है, कि भाई इनको कुछ मदद की जरूरत है। सर, डिप्रेशन के शिकार जो भी लोग होते हैं उनके अंदर शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिलता है? जैसे मैंने पहले बताया, उसमें कुछ लक्षण आते हैं कि पहले से उनकी नेचर में कुछ बदलाव, जो उनके यार दोस्त या जो भी नजदीक के लोग हैं, माता पिता भाई बहन जो भी है, मतलब कि क्लोज जो उनको जानते हैं कि भाई पहले ये ऐसा था, और उनमें कुछ उनमें परिवर्तन नजर आने लग जाते हैं, जिसमें कुछ तो जैसे जिसको हम बायोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि नींद कम हो जाना या बहुत सुबह सुबह नींद खुल जाना, तो एक नींद की पैटर्न में कमी आ जाती है। खाना खाने में रुचि कम हो जाती है, और जिन जिन चीजों में इनकी पहले दिलचस्पी थी, जो मैंने जैसे बताया कि कोई टीवी का कोई पर्टिकुलर कोई सीरियल होता है या रेडियो का कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है या कोई गाना सुनने का कुछ शौक है जिसके, तो ये जो शौक या जो हॉबीज कह लो या दिलचस्पी कह लो, इंटरेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और बातचीत करना, एनर्जी लेवल, दूसरों से मिलना जुलना, वो कम हो जाती है। एक अपने आप को अलग से सेक्लूड करके रखना, जिसको कहते हैं कि थोड़ा अलग से, पहले इधर उधर जाए थे, अब वो अकेला ही घंटा कमरे के अंदर बंद रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हाँ ठीक से जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। यदि ये लक्षण किसी में देखने को मिलते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको पहले ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि सबसे, और डॉक्टर एक तो इंडिया में कहाँ है, इतने डॉक्टर तो है ही नहीं, और मानसिक जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट, वो तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो पहले जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे इंडियन सोसाइटी में, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है हमारा परिवार। तो जो बाहर नहीं है, बाहर परिवार तो एक प्रकार से कई जगह पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं या टूट चुके हैं। यहाँ पर अभी भी अटूट या जुड़े हुए परिवार के सदस्य होते हैं, तो उनको उनसे बात करनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। अगर वो जवाब नहीं भी देगा तब भी सब्र रखना चाहिए, उनके साथ में उनको ऐसा फील देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनको ये नहीं कि उनको कुछ भी कर करके, स्टिमुलेट कर करके, जबरदस्ती कर करके कि भाई तुम बताओ, कि नहीं बताओगे तो जैसे कोई पुलिस का इंटरोगेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेन तो ये है कि उसके साथ अगर आप घंटा बैठ भी जाओगे, कोई बात ना हो, चुपचाप बैठ जाए, साथ में खाना लेके आए, बैठे, तो वो अपने आप ही बताना शुरू करेगा कि मेरा मन अच्छा नहीं लगता, उदासी होती है, पता नहीं क्या हो गया, ये है। तो ऐसे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है सपोर्ट, नंबर 2 जो है वो है कम्युनिकेशन, और नंबर 3 जो है फिर उसको ऑफर करना कि क्या हम किसी को कोई काउंसलर के पास चलें, या डिपेंड करता है कि स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते भी हैं, स्कूल कॉलेज में होते भी हैं, कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट वर्क प्लेस में भी थेरेपिस्ट वगैरह वो रखते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में या सरकारी में हर जगह पे तो है ही है। तो फिर उनको ऑफर करना चाहिए कि चलो हम किसी मिलते हैं, किसी बात करते हैं, और अगर बात करके, काउंसलिंग करके, थेरेपी करके कई बार फायदा हो जाता है। अगर नहीं होता है या बहुत ज्यादा होता है, फिर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह लेके, इसकी बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसका इलाज है, उसमें मेडिसिन काफी सारे हैं, वो फिर हम लोग जो है फिर हम उस हिसाब से फिर हम शुरू करते हैं। ये मतलब 4 स्टेप्स हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले सपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर काउंसलिंग, फिर एक्सपर्ट थेरेपी। सर, थेरेपी की बात हो रही है, जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें शॉक थेरेपी दी जाती है। आखिर ये शॉक थेरेपी है क्या? ये शॉक थेरेपी को लेके
पब्लिक के मन में, आम जनता के मन में बहुत ज्यादा एक गलतफहमी है कि खास करके ये हमारे जो पिक्चर्स और ये हिंदी मूवीज, सिर्फ हिंदी क्यों इंग्लिश मूवी भी, कई ये पिक्चरों में और मीडिया में उसके बारे में एक भ्रांत धारणा फैलाई गई है कि ये बहुत खतरनाक चीज है। जैसे हम कोई टॉर्चर कर रहे हैं, मरीज को डंडे से मार रहा है, उसका हाथ पैर हिल रहा है, झटके लग रहे हैं, पता नहीं मुंह से झाग निकल रहे हैं, बड़ा कुछ एक उसका एक ना हवा वाला एक पिक्चर बना हुआ है। असल में देखा जाए तो अगर सही जगह पे सही मरीज को सही समय पे, ये सब बहुत जरूरी है कि सही मरीज, यानी कि जैसे जिनमें बहुत सीवियर डिप्रेशन हो, सारे डिप्रेशन को नहीं किया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं डिप्रेशन के मरीज जिनको हम सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, जिनमें सुइसाइड की खतरा है या जो सुइसाइड की अटेम्प्ट कर चुके हैं, या जिनकी माइंड इतना ज्यादा डिप्रेशन के कारण हो गया जिसको हम साइकोटिक कहते हैं, वो वास्तव से हकीकत से हट गया है, अपने आप को कुछ समझते हैं, जिसको कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें वो रियलिटी से हट गए हैं, या जिनकी खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसे वजन कम हो चुका है, मतलब मरने वाले हालत में आ रहे हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन जब है, ऐसे कंडीशन में जिसको हम ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT, जिसको आमतौर पे लोग शॉक का इलाज करते हैं, लेकिन वो शॉक जो वर्ड है वो ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में दिया जाता है। उससे पहले मरीज को पूरा के पूरा तरीके से एनेस्थेटिस्ट बुला के प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट में उनको बेहोश किया जाता है, जस्ट लाइक जैसे ऑपरेशन होता है लोगों का, गॉल ब्लैडर का, पथरी का, इसका उसका, तो वैसे ही ऑपरेशन वाला कंडीशन में, OT टाइप सिचुएशन में उनको ऑक्सीजन डाल के उनको पूरी मात्रा में बेहोश करके, ताकि उनको तिल मात्र भी दर्द ना हो, कोई एहसास ही ना हो, कोई किसी का, टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में एनेस्थेटाइज करके अंडर एनेस्थेशिया, अंडर जनरल एनेस्थेशिया एक इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में पास किया जाता है। वो भी थोड़े टाइम के लिए, एक्चुअल जो करंट है वो आधा सेकंड का होता है या 1 सेकंड का, तो वो करके फिर उसके बाद उनको बहाल किया जाता है। इससे ये बहुत जबरदस्त इलाज है इस कंडीशन के लिए, जब वो एक पीक स्टेज जो मैंने अभी बताया, ऐसी कंडीशन के लिए, हर कंडीशन आखिरी स्टेज जो बहुत आखिरी ना भी हो, जो बहुत सीवियर स्टेज है, जो बहुत सीवियर स्टेज, खास करके जिसमें सुइसाइड की बात हो रही है, एक्टिवली बंदा सुइसाइड का प्लान कर रहा है या अटेम्प्ट कोशिश कर चुका है, या बाकी जो मैंने अभी आपको बताया, खाना पीना बंद कर दिया है, वजन का कम हो गया है, वगैरह वगैरह, ऐसे चीजों में उसमें उसके क्राइटेरिया होते हैं, वो बाकायदा देख के उस कंडीशन के लिए ये मैं कहूंगा कि ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, लाइफ सेविंग है ये, ठीक है। तो क्या फिर उसके बाद जब 2-4 ECT के बाद जब वो तुरंत उनकी तरक्की होने लगती है, फिर तो आप मुंह से उनको दवाई भी दे सकते हो, फिर उसकी और जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत गलतफहमी है लोगों के मन में कि ये बहुत खतरनाक है, जैसे उनको अगर तो आप किसी को बिना बेहोश करके शॉक लगाओगे वो अलग बात है, लेकिन वैसा हो ही नहीं सकता लीगली बाय लॉ। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मेंटल हेल्थ का जो लॉ है, जो एक्ट है, उसमें वो इलीगल है, आपको अंडर जनरल एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मरीज को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, जैसे ऑपरेशन के लिए मरीज आते हैं वैसे ही होता है। सर, शिशु मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यानी कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ? ऐसा है कि बच्चों को तो हम पहले कुछ नहीं समझते थे, पहले हम सोचते कि बच्चा तो बच्चा है, उसके बारे में क्या सोचना है, बच्चा का काम है पढ़ाई पूरी करना, बदमाशी करेगा तो 2-4 थप्पड़ मार देंगे, ये उस तरह के मतलब। लेकिन अब ये हमको पता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ उसका एक अपना एक मन है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक हकीकत है, एक रियलिटी है। तो वो भी ये सिर्फ वो नहीं है कि एक बड़े बच्चे को आप एक एडल्ट को आप साइज में छोटा कर दिया तो बच्चा बन गया, ऐसा नहीं है। बच्चा का अपना एक मानसिक दुनिया है, एक मेंटल वर्ल्ड है, और उसमें बड़ी चीजें का इम्पोर्टेंस है। तो नेचुरली अगर मेंटल वर्ल्ड होगा किसी के लिए, जैसे बड़ों का भी होगा, तो उसका भी मेंटल वर्ल्ड में अगर चोट पहुंचेगी, अगर उसके चाहे उसके कारण जो भी हो, वही जो मैंने बताया, कुछ जेनेटिक हो सकता है, कुछ पारिपार्श्विक हो सकता है, वातावरण में हो सकता है, कुछ अपने डेवलपमेंट में हो सकता है, वो मिल मिला के उनको भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ सकता है, और चाइल्ड मानसिक बीमारी जो है हो सकती है, लेकिन सब में नहीं, लेकिन किसी में जरूर हो सकती है। सर, वैश्विक मानसिक रोग क्या है, यानी कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ? वैश्विक ग्लोबल मेंटल हेल्थ आजकल एक टर्म काफी देर से ये चल पड़ा है। ये लोग कहते हैं कि अगर हमें सबका भला करना है, मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना है, तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मानसिक बीमार वालों को ही इलाज करें, वो तो करना ही करना है, जिनको जो बीमारी पर हो चुके हैं उनका इलाज करना तो जरूरी है। खास करके अगर सीवियर रूप में या मॉडरेट रूप में बीमार हो गए तो उनको तो इलाज के बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन
जो बात यह है कि क्या उससे पहले ही हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम उससे पहले ही सही मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें उस तरफ उतना ज्यादा बीमारी से पहले ही कुछ बचाव हो जाए। तो एक तो उस चीज को पॉजिटिव मेंटल हेल्थ या प्रोमोशनल मेंटल हेल्थ कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कहते हैं। और उसी को जब देखा जाए तो फिर ये तो सिर्फ आजकल तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया ना, अभी कम्युनिकेशन इतना ज्यादा चल पड़ा, तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ईमेल से, व्हाट्सएप से, फोन से, हर एक चीज से। तो अपना तो इसलिए मानसिक हेल्थ जो है अब ये सिर्फ एक जगह की या इवन एक देश की कमोडिटी नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें सभी को इकट्ठे करेंगे तो सब ठीक रहेंगे, और अगर सब ठीक नहीं होंगे, जैसे वैक्सीन के बारे में, कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि भाई कोविशील्ड या वैक्सीन जो है वो सब लोग ठीक रहेंगे तो मेरा भी बचाव होगा। ये नहीं कि मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाता है, नहीं, मेरे लिए लगाना जरूरी है वैक्सीन, ताकि मैं दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकूं, और दूसरों के लिए लगाना ये जरूरी है ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो वैसे ही ग्लोबल मेंटल हेल्थ का, वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य का ये कॉन्सेप्ट है कि सभी लोगों के लिए ये जरूरी है, ना कि सिर्फ जो मानसिक तौर पे बीमार है उनके लिए। सर, अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की कि लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, तो क्या कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी डिप्रेशन की वजह हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो एक डबल एजेड सोर्ड है। डबल एजेड सोर्ड मतलब कि वो एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों साइड है और दोनों साइड में धार है और वो कटती हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा पॉइंट है। एक तो है कि हम बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आजकल तो हम जी नहीं सकते, सीधी सी बात है। ये हमको मानना पड़ेगा कि अब वो लाइफ का, सबका लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, वो हो चुका है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो टेलीफोन के द्वारा बात कर रहे हैं, अगर लोग व्हाट्सएप से करते हैं या फेसबुक से करते हैं या जैसे भी मर्जी करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल हाथ के सामने आपको एक एक चीज मिल जाती है। तो पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि साथ साथ कि अगर कई बार ये सब माध्यम से, संवाद माध्यम या मीडिया माध्यम से कई बार उसके और जो खबरें आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो जरूरी नहीं है कि वो खबर जो है वो हमेशा सही हो। ये हमने कोविड के समय बहुत देखा कि इतना या इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा आ जाती है कि उसका अपना ही एक पेंडेमिक बन जाता है, जिसको WHO ने नाम दिया है इन्फोडेमिक, इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक। तो इतना ज्यादा ओवरडोज हो जाता है, आप टीवी खोलो और रेडियो खोलो तो 24 घंटा अगर कोई उसमें, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ओवरडोज, किसी भी चीज की ओवरडोज अच्छा नहीं है, तो फिर वैसे ही ये नहीं है। और उससे भी खतरनाक एक चीज है जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत तथ्य और गलत धारणाएं। उसको भी आजकल क्या है कि व्हाट्सएप या ये सब जो भी है, टेलीग्राम ये सब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम बहुत जल्दी फैलाया जा सकता है। एक सेकंड में 500,000 लोगों के पास मिनटों में पहुंच जाती हैं। और अगर गलत खबर, जैसे अच्छी खबर भी पहुंचती है, वैसे अगर गलत खबर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है, तो उसका ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो और ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो कई बार बाय नेचर वो थोड़े से अलग अलग से रहते हैं, और वो ज्यादा ये सब खबर के अंदर वो ज्यादा चले जाते हैं और भी डूबते चले जाते हैं। तो उनके लिए हम कहते हैं कि ना, टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो, पेपर पर एक टाइम के लिए देखो, इंपॉर्टेंट चीजों से तथ्य लो, WHO से देखो, सीरीज देखो, हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वहां से देखो क्या खबर है, करके फिर उसको बंद करो। बाकी टाइम अपना काम करो, अपना मन को स्वस्थ रखो। ये बात मैं श्रोताओं को यही बताऊंगा कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए, वो हमारा, उसमें हमें हमारा सबका अधिकार भी है, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी भी है। अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए ये देखना जरूरी है कि सब इकट्ठे मिलके रहें, सब इकट्ठे कम्युनिकेट करें, आपस में बात करें, ना सिर्फ व्हाट्सएप से, लेकिन आमने सामने, और एक दूसरों को सहारा दें। और जिस समय जैसी आफत आती है, जैसे कोरोना के समय जैसे आ चुके थे, या किसी भी समय, जब वो इकट्ठे मिलके रहें, ताकि एक दूसरे को जोर दे सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर मानसिक स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो जाता है, तो उसमें भी कोई बुरा सोचने वाली बात नहीं है। उसके लिए हेल्प उपलब्ध है,
वो पहले बात करे किसी से, करके फिर काउंसलिंग, थेरेपी या डॉक्टर के पास उसका तरीका है। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारी हो गई तो सारा कुछ खत्म हो गया, बेउम्मीद ना बने। मैं बस इतना ही कहूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।